हाँ बच्चों, हम अमित तिवारी आपके लिए केमिस्ट्री का चैप्टर लेके आए हैं क्लास 11th का, कार्बनिक यौगिकों के मूल सिद्धांत और तकनीक। ये चैप्टर 3 है आप लोगों का, कार्बनिक यौगिकों का मूल सिद्धांत और तकनीक। ये चैप्टर है आपका पेपर 2 का चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो देखिए बच्चों, इसमें जो सिलेबस है आपका, पहला सबसे तो ये आप पढ़ेंगे जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत ये क्या होता है, इसमें कौन सी बातें कही गई हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, इसका खंडन कैसे हुआ, फिर इसमें क्या बनाया गया था, क्या इसकी हाइपोथेसिस है, कौन इसको प्रपोज किया था, कौन इसको डिस्कार्ड किया था, ये पढ़ेंगे। फिर इसमें सेकंड टॉपिक जो आता है वो आता है आप लोगों का IUPAC नामकरण। IUPAC नॉमेनक्लेचर है, आप लोग प्रीवियस में 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, एक बार आप फिर से इसको रिवाइज करेंगे। फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर आ जाता है। फिर IUPAC जब आपका कंप्लीट हो जाता है तब इसमें एक टॉपिक आता है समवायता। देखिए आता है समवायता, ये भी आप जानते होंगे हाई स्कूल में, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ये टॉपिक आ जाता है समवायता। समवायता खत्म होने पर आपका आएगा शोधन करके एक टॉपिक है, शोधन। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन या प्यूरिफिकेशन, जो भी समझ बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन। अब देखें तो शोधन में आपकी 3-4 विधि है, ठोस कार्बनिक, ठोस पदार्थ का शोधन, कार्बनिक द्रव पदार्थ का शोधन। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। चलें सबसे पहले हम इसमें पहले टॉपिक की बात करते हैं। इसमें चलें देखें पहला टॉपिक देखिए आप लोग, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत देखिए इसमें क्या कहा गया, कौन प्रपोज किया इसको। तो जैव शक्ति सिद्धांत को एक वैज्ञानिक थे जे बर्जीलियस। ये बर्जीलियस की हाइपोथेसिस थी। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था। तो इनका ये कथन था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण अकार्बनिक यौगिकों से संभव नहीं है। इनका ये कथन था कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक को हम निर्माण करना चाहें लैब में या भी किसी भी मेथड से, तो ये कभी भी अकार्बनिक पदार्थ से इसका निर्माण संभव नहीं होगा। तो इनका कथन था। तो इस पर बहुत काफ़ी दिनों तक डिस्कवरी हुई। तो अंतिम में एक वैज्ञानिक आए थे, होलर देखें आप लोग, होलर एक साइंटिस्ट थे। तो होलर ने इनके हाइपोथेसिस का खंडन किया। होलर ने क्या किया था, सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया था प्रयोगशाला में। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये यूरिया, जो कि लैब में बनाया गया था, उसको बनाए थे होलर। तो होलर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूरिया बनाया। चूँकि यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है और इसका निर्माण किया गया था अमोनियम साइनेट से। तो अमोनियम साइनेट चूँकि कार्बनिक नहीं है, अकार्बनिक यौगिक है, इसलिए बर्जीलियस की जो थेसिस थी उसका भी खंडन किया गया वैज्ञानिक होलर द्वारा। तो एक बार इसको आप लोग ध्यान से देखें, इसका समीकरण क्या बनता है। इन्होंने कहा था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण अकार्बनिक से संभव नहीं है। तो अमोनियम साइनेट NH4CnO, ये अमोनियम साइनेट है। तो अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या किया था, गर्म किया था। गर्म करके यूरिया बनाया गया, NH2CONH2, ये बना यौगिक। इसका नाम अमोनियम साइनेट, इसका नाम यूरिया। ये देखें अमोनियम साइनेट नाम का यौगिक है और इससे बनाया गया यूरिया। ये वैज्ञानिक होलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया था। तो उनका ये कथन था कि अगर अकार्बनिक यौगिक है तो उससे कार्बनिक नहीं बन सकता। किसका कथन था, बर्जीलियस का। तो वैज्ञानिक होलर ने इसका खंडन किया, खंडन करके ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये संभव है। तो अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया गया वैज्ञानिक होलर द्वारा प्रयोगशाला में।
तो आप लोग एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट जाने रखिएगा कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो कि प्रयोगशाला में बना था वो था यूरिया। बनाया किसने था? होलर ने। एक बार फिर पुनः देख लीजिए, होलर। और जैव शक्ति सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो बर्जीलियस। यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, या फिर आपको 1 नंबर में शॉर्ट आंसर में लिखने से आ जाएगा कि जैव शक्ति सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा बर्जीलियस, और इसको खंडन किए थे होलर। बर्जीलियस के अनुसार क्या था? किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण अकार्बनिक यौगिक से संभव नहीं है, जो कि होलर ने इसको गलत सिद्ध करके दिया। ये हाइपोथेसिस थी जैव शक्ति सिद्धांत की। अब देखिए इसमें सेकंड टॉपिक आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। चलें एक बार पुनः देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या किया जाता है। सबसे पहले आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, एक बार हम आपको पुनः रिवाइज करा रहे हैं। IUPAC ये जेनेवा देश की प्रणाली है, जेनेवा की। तो जेनेवा में ये पहले आप लोग एक बार और जान लीजिए, एक पहले संस्था की IUC, इसी से डेराइव किया गया IUPAC। तो IUC जो था इसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। ये अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञ जो रसायन शास्त्री थे उनकी एक कमेटी थी, इसको IUC नाम से दिया गया था। फिर इसमें क्या किया गया, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, आखिर IUPAC प्रणाली की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अलग अलग देशों में किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम डिफरेंट थे। जैसे हमारे यहाँ किसी भी यौगिक को किसी नाम से जाना गया, वही कंपाउंड फार्मूला सब कुछ वही अमेरिका में किसी और नाम से जाना गया। तो हम लोग क्या किए, वैज्ञानिक लोग इसका एक बनाए समाधान कि ऐसा कुछ किया जाए कि एक नाम तो कम से कम कॉमन हो जाए कि जो हर जगह जाना जाए। तो ये जो बैठक थी, ये जो कमेटी थी IUC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, इन्हीं के नाम पे ये पड़ा प्रणाली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जेनेवा की प्रणाली है, इसको जाने रखिएगा। सबसे ज़्यादा शुद्धता यौगिकों के नामकरण की IUPAC प्रणाली द्वारा दी गई है। तो देखें इसको आप लोग कुछ 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए इसमें होता क्या है। जैसे देखें आप लोग पढ़े होंगे एक चैप्टर हाई स्कूल में हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर पढ़े होंगे। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन 2 शब्द से बना है, हाइड्रो और कार्बन, माने कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आप लोग देखिए, आप पूरा इसका वर्गीकरण पढ़े होंगे, हम यहाँ इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो देखिए एक होता है, इसमें आप देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं एल्केन। तो ये एल्केन श्रेणी है। तो इन्हीं को मानक मान के, यही पैरेंट है, इसी को मानक मान के हम IUPAC में नामकरण करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए। जैसे देखिए इस नाम को पढ़ने से पहले हमको ये जानकारी आनी है कि ये कार्बन की जो सीरीज होती है, कार्बन की श्रृंखला, ये कार्बन की जो सीरीज है इसके नामकरण क्या है। तो जैसे देखिए अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक के फार्मूले में 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 है, 6 है, तो जैसे जितने कार्बन रहेंगे उस हिसाब से हम नाम क्या देंगे। पहले आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जैसे अगर किसी भी यौगिक में 1 कार्बन नज़र आ रहा है तो उसको हम नाम देते हैं मेट। 2 आएगा तो बोलेंगे एट, 3 आएगा तो बोलेंगे प्रोप, 4 आएगा तो बोलेंगे ब्यूट, 5 आएगा तो बोलेंगे पेन। ये नामकरण देते हैं। तो ऐसे देखिए, अब जो एल्केन सीरीज होती है उसमें क्या होता है कि सभी कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, जहाँ n क्या है कार्बन परमाणु की संख्या, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, ये 2 नंबर है। तो जैसे देखिए
अब इस पे एल्केन श्रेणी का ये सामान्य सूत्र है। अब इसी से हम पता करेंगे कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होगा कौन। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे अगर एक कार्बन है तो N की जगह पर हम 1 रख देंगे, C1H2 × 1 + 2, ये फार्मूला बना। अब इसको जोड़ के देखें, C ये 2 का 1 में गुणा है तो 2 और 2 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। देखें CH4, ये पहला यौगिक बना इस फार्मूले पे। तो ये चूंकि एल्केन श्रेणी का है तो इसके नामकरण में क्या करते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या गिनेंगे और गिन के N जोड़ देंगे, N। तो ये नामकरण हो जाता है एल्केन का। अब देखिए, जैसे एक कार्बन है तो अभी हमने बताया था एक कार्बन के लिए होता है मेथ, तो इसमें आपको केवल यही जोड़ना है कि मेथ, और मेथ में N जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि इनके कार्बन परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए चारों हाइड्रोजन परमाणु से एकल सहसंयोजी बंध द्वारा, यानी कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। जैसे देखिए ये कार्बन है तो इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु ऐसे जुड़े हैं। ये मेथेन का स्ट्रक्चर है। लेकिन हाँ, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको मालूम है कि मेथेन का जो संरचना दी गई थी वो दिए थे लीबेल और वान ट हाफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। तो ध्यान एक बार देखिए आप लोग फिर से, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया था, ये है CH4। यहाँ आप देखिए बॉन्ड एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। आपको मालूम है कि जो बॉन्ड पेयर होते हैं, बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ नज़दीकी ज़्यादा है, इसलिए आपको वान ट हाफ, लीबेल और वान ट हाफ नाम के साइंटिस्ट आपको हाई स्कूल में बताया गया होगा कार्बन परमाणु की चतुष्फलकीय प्रकृति। तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया होगा कि मेथेन का ये वाला फार्मूला, ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा सही है। लेकिन हम लोग जनरली समझने के लिए ऐसे नोट कर लेते हैं। फिलहाल ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट ये है, और जितने ज़्यादा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा उतना ज़्यादा रिपल्सन आपका कम होगा। इसलिए कार्बन परमाणु हाइड्रोजन से जो बंध बनाएंगे, जितने मैक्सिमम दूरी पर बन जाए उतने कम रिपल्सन होने के कारण ये स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है, यानी कि इसका स्थायित्व ज़्यादा हो जाता है। तो अब चलिए देखिए नामकरण की बात करते हैं। तो हमने बताया आपको एल्केन में क्या होता है, कार्बन की संख्या गिन के N जोड़ देंगे। अब एक कार्बन है तो हमने कहा मेथ। अब इस कार्बन में अगर चारों सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हैं तो हम इसमें N जोड़ देंगे। तो इसका मतलब देखिए आप लोग CnH2n + 2, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी का सामान्य सूत्र है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होगा कि प्रथम सदस्य कौन आपको मिला, CH4। अब इसी को हम पैरेंट मान लेंगे। ध्यान दीजिए, इसी को पैरेंट मान लिया जाएगा। ये एल्केन श्रेणी है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है, मेथेन। अब देखिए मेथेन की कंडीशन क्या है कि होगा क्या इसमें। आपने कहा कि एक कार्बन गिनेंगे तो मेथ होगा, तो N जोड़ दिए हम, मेथेन बन गया। तो ये एल्केन श्रेणी का नामकरण है, N कर देंगे। अब देखिए आप और थोड़ा सा ज़्यादा देखिए, जैसे किसी कार्बनिक यौगिक का फार्मूला ये लिखा गया है, ये देखिए CH3 है। ये 3 कार्बन की सीरीज है। एक कार्बन का सीरीज आप लोग देखें, ये 3 कार्बन है। ऐसे देखें ये 2 कार्बन है। तो इनका नामकरण कैसे करेंगे? अभी आपने जाना कि अगर एक कार्बन है तो मेथ नाम देंगे, 2 कार्बन है तो एथ नाम देंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप नाम देंगे। अब इसमें देखिए 3 कार्बन की सीरीज है, इसमें देखिए 2 कार्बन की सीरीज है। 2 कार्बन के लिए हमने बताया था एथ और 3 कार्बन के लिए बताया गया था प्रोप। अब देखिए इसका नामकरण क्या करेंगे, 1 2, 2 कार्बन है तो इसका नाम हो गया प्रोप। अब इसी में N जोड़ दीजिए तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। एक मिनट ध्यान दीजिए, 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, एथ, और इसी में N जोड़ दीजिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। अब ऐसे ही यहाँ देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप, इसी में N जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ये एल्केन का नामकरण है। अब एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, एक होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह किसे कहेंगे, पुनः ध्यान दीजिए, एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप
क्या होगा, जब भी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, जैसे ध्यान दीजिए ये हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, एल्केन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो जो बचेगा उसको बोलेंगे एल्किल ग्रुप। अब ध्यान दीजिए पैरेंट है एल्केन, तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन मिला था हमको, CH4। यहाँ से एक हाइड्रोजन लेस कर दीजिए तो बचेगा CH3। अब ये CH3 क्या होगा, एल्किल हमने नाम दिया, यहाँ है एल्केन, एल्केन से एल्किल यानी कि मेथेन से इसका नाम क्या पड़ेगा, मेथिल। ये है मेथिल और ये क्या है, मेथेन। अब ये मेथेन है, ये मेथिल है, एल्केन से एल्किल बन गया। अब इसी को बेस मान के IUPAC आप करेंगे। अब जैसे देखिए दूसरा सदस्य इस श्रेणी का कौन है, एक कार्बन के बाद दूसरा वाला आया था C2H6, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेस कर दीजिए तो क्या बचेगा, C2H5। अब ध्यान दीजिए 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के लिए हमने नाम क्या बताया, 1, यानी कि एथेन होगा। अब एथेन से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। ये देखिए एथिल, और ये है क्या, एथेन। ये एथेन से एथिल बन गया, तो ये इनको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। अब देखिए कुछ और IUPAC नॉमेनक्लेचर में, जैसे ये तो साधारण था, हमने आपको 2 बताया छोटा छोटा। अब जैसे देखिए कंडीशन क्या होती है, एक तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे आ गया CH3 CH2 CH3, हमने ये दिया था आपको, इसका नाम हमने बताया था कि प्रोपेन। एक हाइड्रोजन यहाँ कम कर दीजिए और एक एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट लग गया CH3 यानी मेथिल लग गया। अब इसका नामकरण क्या करेंगे हम, किस बेस पर लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए जब कभी कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ जाए कार्बन की लंबी श्रृंखला में, हमेशा IUPAC में नामकरण करने के लिए ध्यान ये देते हैं कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। अब लंबी कार्बन श्रृंखला में यदि कोई प्रतिस्थापी समूह नीचे ऊपर बाएं दाएं कहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है तो सीधी श्रृंखला है तो हम सीधा सीधा काउंट करके और फिर n लगा के लिख देंगे। अगर कहीं वो जुड़ गया है तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होता है कि प्रतिस्थापी समूह जहाँ से नज़दीक पड़ता हो हम लोग वहाँ से नंबरिंग करेंगे। अब इस कंडीशन में आपके लिए नेसेसरी, ये कंडीशन एकदम आवश्यक हो गया कि इसका नामकरण करने के लिए पहले आप काउंटिंग कर लीजिए कि हम किस तरफ से नंबरिंग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे अब आप लोग यहाँ थोड़ी देर ध्यान दीजिए, ये 3 कार्बन की लंबी चेन है। अब नंबरिंग करने के लिए आपको जो ये ग्रुप लगा मिला है, नीचे लगा है, या इसको हम ऊपर जोड़ दें, कहीं जोड़ दें, तो ये जहाँ से नज़दीक हो, जैसे देखिए अगर इसको हम प्रथम कार्बन मानते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन, या हम इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो आप किसी भी तरीके से काउंटिंग करके आइए। जैसे अगर हम ये सीधा काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3, अब इसको नहीं गिनते हैं। अब क्या है कि ये दूसरे कार्बन पे है इधर से, अगर हम सपोज दैट नंबरिंग यहाँ से ना करके यहाँ से शुरू करें 1 2 3, तब भी आप देखिए दोनों कंडीशन में कार्बन नंबर 2 से ही ये जुड़ा हुआ है। अब इस दशा में आप चाहे जिस तरफ से नामकरण कर लें, अगर इस तरफ से मान लेते हैं हम तो 1 2 3, दूसरे कार्बन पर CH3 लगा है, CH3 का नाम अभी बताया गया कि मेथिल होता है, एल्किल ग्रुप का प्रथम सदस्य है, ये मेथिल है। तो क्या दूसरे पे CH3 है तो नाम लिख लेंगे 2 मेथिल। ये अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए नाम क्या बताया गया था, प्रोप। अब ध्यान दीजिए कि सभी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसी में हमको n जोड़ देना है, तो प्रोपेन, तो 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नामकरण हो गया। अब ऐसे ही और चीज़ देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देखें एल्केन श्रेणी का। जैसे देखें एक यौगिक ये है, ऐसे यहाँ जुड़ा हुआ है, ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ जुड़ा है। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आप देखिए वही रास्ता, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। लंबी कार्बन श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो तो नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जहाँ से जुड़ा प्रतिस्थापी समूह नज़दीक हो। तो ध्यान दीजिए अगर इसको हम पैरेंट चेन मान लेते हैं तो 1 2 3, या ऊपर की ओर चलना चाहें तो 1 2 3, नीचे आना चाहें तो 1 2 3, इधर से आना चाहें तो 1 2 3 1 2 3, मतलब किसी भी कंडीशन में आप देखेंगे कि 3 कार्बन से ज़्यादा लंबी चेन हमको नहीं मिल पा रही है।
अब यहाँ और यहाँ अंतर क्या है कि यहाँ पर केवल एक ही एल्किल ग्रुप लगा है, वो भी कार्बन नंबर 2 से, या नीचे या ऊपर कहीं भी मान लीजिए। यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि अब भी वही आप पुराना अपना नियम लगाइए कि नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से नज़दीक हो प्रतिस्थापी समूह। तो 1 2 3 3 कार्बन बना। अब दूसरे कार्बन पे ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो दूसरे कार्बन पे 2 बार एल्किल ग्रुप लगा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 2 2 2। अब 2 बार लगा है तो वर्ड यूज करेंगे डाई। अब 3 बार लगा तो ट्राई। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 बार लगा तो डाई। अब क्या लगा है तो CH3 का नाम हमने बताया था मेथिल, तो ये 2 2 डाई मेथिल, ये हो गया 2 2 डाई मेथिल। अब लंबी चेन में कितने कार्बन हैं 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन जोड़ दीजिए, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, ये नाम इसका बन गया एल्केन का। ऐसे इस तरह से ऐसे करेंगे आप। अब एक चीज और देखिए, ऐसे में कितना भी लॉन्ग चेन आ जाए, जैसे एक चीज और ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल और देखिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन आ जाए फिर भी आप कर ले जाएंगे, आप अपना नियम मत भूलिए। जैसे देखिए CH3 CH2 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 CH3, ये चेन मिल गई। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। हमने बताया था कि 5 कार्बन के लिए नाम होता है पेंट। अब आप ध्यान दे रहे हैं कि कार्बन की चेन में कहीं कोई ग्रुप नीचे या ऊपर जुड़ा नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें देखिए 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करेंगे। तो पेंट में क्या करना है कि सब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स है, तो हम एन जोड़ देंगे। अब कहीं ऊपर नीचे जुड़ा नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है कि सीधे सीधे काउंटिंग करके लिख दीजिए। तो 5 कार्बन है तो हो गया पेंट, पेंट में एन जोड़ दीजिए, तो नाम आ गया पेंटेन। हाँ, एक चीज और जाने रही है, यहाँ लॉन्ग चेन में कहीं कुछ जुड़ा नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल पेंटेन, यन पेंटेन। अब देखिए इसी को थोड़ा सा और हम कम कर देते हैं, जैसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ देखिए CH3 CH2 को हम CH बना दें, इस वाले ग्रुप को लाके यहाँ दे दें, तो यहाँ का निकला हुआ हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देंगे। काहे? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 से कम ज़्यादा होने पे दिक्कत है। तो यहाँ देखिए CH है, इसको हम कर दिए CH3, और ये क्या है CH2, ये क्या है CH3। अब भी देखिए आप 5 कार्बन ऊपर वाले में है, 5 कार्बन नीचे वाले में है। यहाँ काउंट करिए, 12 हाइड्रोजन यहाँ, 12 हाइड्रोजन यहाँ है। फार्मूला कहीं चेंज नहीं है, केवल स्ट्रक्चर को हमने बदला है। तो यहाँ भी देखिए अब साइड चेन आ गई। नंबरिंग वहाँ से करिए जहाँ से नज़दीक हो। यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ से दूसरे कार्बन पे है, यहाँ से तीसरे कार्बन पे है, इसलिए हम नंबरिंग करते समय लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अब दूसरे कार्बन पे CH3 है, तो नाम दे देंगे 2 मेथिल। 4 कार्बन की चेन यहाँ हो गई, यहाँ 5 था, यहाँ 4 है, तो 4 कार्बन के लिए नाम हमने बताया था ब्यूट, तो ये जोड़ दीजिए, हो गया ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। अब ऐसे इसी में देखिए थोड़ा सा और चेंजिंग करेंगे। एक बार और पुनः ध्यान दीजिए, जैसे देखिए इसी ग्रुप को, इस कार्बन के हाइड्रोजन को निकाल के हम इसको दे देंगे और इस CH3 को यहाँ ला के दे देंगे। अब देखिए क्या हुआ, CH3 यहाँ केवल बचा C, इसका हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ये हो गया CH2 से CH3, और ये ऊपर आ गया और ये नीचे है ही। अब आप यहाँ देखिए, हाँ एक चीज़ यहाँ और देखिए कि जब एक साइड चेन हो तो इसको नाम देते हैं आइसो, इसको आप साधारण नाम में लिख सकते हैं आइसोब्यूटेन। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा 1 2 3 1 2 3, किसी तरफ से आए दूसरे कार्बन पे 2 बार लगा मिलेगा, तो इसका नाम क्या देंगे 2 2, 2 बार है तो डाई, क्या है तो मेथिल, CH3 लगा है तो मेथिल देंगे, 2 2 डाई मेथिल। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए नाम बताया गया था प्रो, तो उसी में जोड़ दीजिए एन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि एल्केन का नामकरण है। अब इसी में करना क्या है, एल्कीन का, एल्काइन का, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, ईथर का, एसिड का, एस्टर का, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, हाइड्रोजन, सबका नामकरण है। आगे आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो आज आप लोग केवल इतना ध्यान रखें, एल्केन का नामकरण।